वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें। नकाब ये पहना गया, उसी की तरफ हम देखते रहें। चोला ये पहना गया, जो हो चुका है, जो बीत चुका है। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ रहे हैं। बहुत कमजोर। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहे। आपातकाल थोप दिया गया। यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। ये आगाज है प्रधानमंत्री मोदी बनाम नेहरू गांधी परिवार के तीसरे सदस्य प्रियंका गांधी के बीच संसद में सियासी वार पलटवार का। कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें, जिसकी शुरुआत काफी पहले प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस सोनिया और राहुल गांधी के रूप में हो चुकी है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं, उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना। वोट चोर, गद्दी छोड़, दिखाओ। नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पे हमारी एक खास पेशकश। आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, मोदी वर्सेस फैमिली। एक वक्त था कि भारतीय राजनीति पर नेहरू गांधी परिवार का ही सिक्का चलता था। हिंदुस्तान ने वो दौर भी देखा जब कांग्रेस अधिकतम 6 साल तक ही सत्ता से बाहर रही, 1998 से 2004 तक। लेकिन नरेंद्र मोदी के राजनीतिक उदय के साथ कांग्रेस की संभावनाओं का सूरज डूबता चला गया। 2014 में एक बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो उसके लिए वो दरवाजा फिर खुला ही नहीं, लेकिन सत्ता के बंद दरवाजे के पीछे से एक सियासी जंग चलती रही। मोदी वर्सेस सोनिया गांधी, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी, मोदी वर्सेस फैमिली, नेहरू गांधी फैमिली। वंदे मातरम से शुरू हुई जंग अतीत के कई घुमावदार रास्तों से होकर यहां गुजरी है, और उन रास्तों में एक रास्ता वडनगर के मामूली से घर से निकला तो दूसरा दिल्ली के लुटियन जोन से। चाय उगाने से लेकर चाय बनाने तक जो भी चाय से जुड़ा है, उसकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करते। गरीबी और बेबसी के बचपन पर उपजे एक चाय वाले के संघर्ष ने उसे भारत का भाग्य निर्माता बना दिया। जो लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं मुझ पर, मैं उन पत्थरों से ही पक्षी बना देता हूं और उसी पक्षी पर चढ़ करके आगे चलता हूं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो ये भारतीय लोकतंत्र अपने खूबसूरत अंदाज में अंगड़ा रहा था कि एक सामान्य आदमी भी अपनी प्रतिभा, लगन और कौशल से सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंच सकता है।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तब किसने सोचा था कि हिंदुस्तान की सत्ता पर सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उस नरेंद्र मोदी की पहचान होगी जिनका मजाक कभी चाय वाला कहकर उड़ाया गया था। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। भारत की प्रभुता। हालांकि जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया, उस वक्त भी पीएम मोदी की चाय वाली पहचान का मजाक कांग्रेस बनाती रही, एआई के जरिए ही सही। आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए, आय चाहिए, चाय बोलो चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा तो कई बार बरपा, लेकिन इस बार वंदे मातरम पर लोकसभा में बहस के दौरान प्रधानमंत्री के बयान पर प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा वो सुर्खियों का सबब बन गया। बातें आजादी की लड़ाई के दिनों की हो रही थी, लेकिन उसके लिए लड़ाई वर्तमान की मिट्टी पर लड़ी जा रही थी। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी। वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, न सिर्फ उन महापुरुषों का अपमान करना है जिन्होंने अपने महान विवेक से ये निर्णय लिया, मगर एक संविधान विरोधी मंशा को भी उजागर करता है। गुलामी के दिनों में आजादी का सबसे सुंदर मंत्र था वंदे मातरम, लेकिन राजनीति की चक्की में इसके जज्बात भी पीसे जाने लगे। इसीलिए आजादी के 78 साल बाद वंदे मातरम बीजेपी और कांग्रेस के बीच राष्ट्रभक्ति की लड़ाई का कारण बनता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि राष्ट्रगीत को 2 छंदों तक ही क्यों सीमित किया गया, तो जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से आया। जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। एक तरफ भारत की नजर 2047 तक दुनिया का सिरमौर बनने की है, तो दूसरी तरफ अतीत की वीर गाथा और गौरवशाली लम्हे गाहे बगाहे वर्तमान के आंगन में उतर आते हैं। उन लम्हों की दास्तां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी के बीच सवाल जवाब के रूप में सामने आई। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया और अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा। भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेहरू गांधी परिवार के बीच दरार और तकरार का एक पहलू पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। हालांकि कई ऐसे मौके आए हैं जब राष्ट्र निर्माण में नेहरू की भूमिका का प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले
और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। बीजेपी की पूरी राजनीति कांग्रेस से वैचारिक मतभेद पर टिकी है। जिस वक्त कांग्रेस देश की सबसे ताकतवर पार्टी थी, उन दिनों विपक्ष में कई राजनीतिक दल ऐसे थे जिनकी विचारधारा कई मुद्दों पर कांग्रेस से मेल खाती थी, लेकिन बीजेपी का कांग्रेस से विरोध तमाम मुद्दों पर था, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का सवाल हो या फिर अनुच्छेद 370 का या फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर बनने का। हालांकि बीजेपी से निकले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विरोध भी करते थे, तो कई बार तारीफ भी करते थे। फिर भी राजनीतिक विरोध की तमाम गलियां नेहरू के नाम पर खुल जाती हैं। वंदे मातरम के छंदों में कटौती भी उसी विरोध के मुहाने तक पहुंच गई है। वंदे मातरम पर लोकसभा में बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आरोप लगाया कैसे नेहरू ने वंदे मातरम को तुष्टीकरण के कारण काटा छाटा, तो जवाब में प्रियंका गांधी उतरी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक हमले और कटाक्ष से कांग्रेस हिल जाती है। वंदे मातरम पर बहस को प्रियंका गांधी नेहरू पर भी बहस के लिए ले जाने की बात करने लगी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का हमला सिर्फ उन राजनीतिक समस्याओं पर ज्यादा होता है जो वंशवाद और भ्रष्टाचार जैसे सवालों से निकलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति संघर्षों की उंगली पकड़कर सत्ता की सबसे बड़ी चोटी तक पहुंचने की है। वहीं नेहरू गांधी परिवार को राजनीति विरासत में मिली है। अगर बात राहुल गांधी की करें तो वो भारत के इस ताकतवर राजनीतिक परिवार की छठी पीढ़ी के नेता हैं। नेहरू गांधी परिवार से राजनीति में आने वाले पहले व्यक्ति मोतीलाल नेहरू थे, जो अपने जमाने के जाने माने वकील थे। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसी दौरान उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू भी राजनीति में आए, जो आजादी के बाद 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही उनकी बेटी इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी और 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी। तो वहीं उनके पति फिरोज गांधी सांसद थे। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी भले ही सांसद रहे, लेकिन कहा जाता है कि दोबारा जब इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में आई तो वो सबसे ताकतवर नेता थे। लेकिन 1980 में ही विमान दुर्घटना में संजय गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में ही कांग्रेस अध्यक्ष भी बने और देश के प्रधानमंत्री भी। 1998 में राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी राजनीति में आईं और कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
1999 से साल 2004 तक वो लोकसभा में विपक्ष की नेता भी रहीं। 2004 में राजीव और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी राजनीति में आए, जो पहले सांसद बने, फिर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष भी। 2024 में वो विपक्ष के नेता बने। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव और सांसद हैं। इस वक्त भी जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, वहीं सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। उनका प्रभाव इतना है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में ही यहां तक कह दिया था कि वो सोनिया की बदौलत ही इस पद पर बैठे हुए हैं। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया जी। सोनिया गांधी का राजनीति में प्रवेश 1998 में हुआ। जब सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब तक कांग्रेस की स्थिति काफी खराब होने लगी थी। 1996 में नरसिम्हा राव सरकार के पतन और उसके बाद 1997 में पहले देवेगौड़ा और फिर गुजराल सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस के लिए उभरने का रास्ता दिख नहीं रहा था। वैसी स्थिति में केसरी को हटाकर कांग्रेस ने सोनिया गांधी को अपना अध्यक्ष बना दिया। हालांकि केसरी को हटाए जाने के तरीके को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर आज भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत तक पहुंचाया और कांग्रेस को उस नौबत तक कि विपक्ष का नेता पद भी दो बार उसे नहीं मिल पाया। बीजेपी को लगातार सत्ता में बने रहने का चस्का भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही लगाया है, लेकिन बीजेपी को 2 सीटों से नंबर 2 और फिर नंबर 1 की पार्टी अटल आडवाणी की जोड़ी ने बनाया था। 1991 में पहली बार बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर 5 साल में बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई कि 1996 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। दूसरी तरफ 1996 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के सितारे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बुलंद हो रहे थे और उन्हीं दिनों बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी की ताकत भी बढ़ने लगी थी, जब उन्हें संगठन महामंत्री बनाया गया। लेकिन जल्द ही मोदी की किस्मत चमकी जब उन्हें 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी भले ही गुजरात चले गए, लेकिन उनकी आहट दिल्ली तक सुनाई पड़ती थी। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब केंद्र में भी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार थी। लेकिन 2004 में दिल्ली की सत्ता का समीकरण बदल गया। एनडीए हार गई और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए जीत गई। अब बारी सोनिया गांधी की थी, जिनका प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था। लेकिन सोनिया ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उनकी अंतरात्मा इसकी गवाही नहीं देती। Yet, I must abide by the principle which have guided me all along. सोनिया के इस ऐलान से हंगामा मच गया। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता मनुहार करते रहे, लेकिन सोनिया नहीं मानी। आखिरकार सोनिया के कहने पर ही प्रधानमंत्री पद का ताज डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिर पर सजा। प्रधानमंत्री
भले ही मनमोहन सिंह बन गए, लेकिन आरोप यही लगता रहा कि सत्ता का रिमोट तो सोनिया गांधी के हाथों में ही है। पर्दे के पीछे से सरकार वही चलाती हैं। दिल्ली में 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन रिमोट कंट्रोल 10 जनपद में मैडम के पास था। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल से लेकर असम तक और तमिलनाडु से लेकर केरल तक कई राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन उन चुनावों में वो सरगर्मी नहीं रही जो गुजरात के चुनाव को लेकर थी। 2007 के उस चुनाव में सोनिया गांधी का नरेंद्र मोदी पर एक बयान कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। कबीरदास जी ने कहा था कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औसत करे, एक करे अरुघाओ। यानी शब्द दवा भी है, शब्द चोट भी है, और कई बार वो चोट पलट कर बोलने वाले को भी लग जाती है। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी के बयान ने कांग्रेस की उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गुजराती अस्मिता पर चोट बताया। उस चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेताओं के मोदी विरोधी बयान कई बार कांग्रेस पर ही भारी पड़ गए। उनकी कुछ झलकियों को देखेंगे तो चीजें साफ हो जाएंगी। 2007 विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी का मौत का सौदागर वाला बयान कांग्रेस के लिए बैकफायर कर गया। इससे वोटों का ऐसा ध्रुवीकरण हुआ कि बीजेपी ने 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 117 सीटें जीत ली और कांग्रेस को 59 सीटें ही मिल पाईं। उसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने कर्नाटक में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया। इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। उसी दौरान नेहरू गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहकर फप्ती कसी थी, जिसको उस चुनाव में बीजेपी ने जमकर भुनाया और प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक आम आदमी के रूप में जमकर निखरी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। उसी तरह 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच किस्म का आदमी कह दिया। पीएम मोदी ने इसे जमकर भुनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहां बीजेपी की हालत कमजोर दिख रही थी, वो वहां चुनाव जीत गई और कांग्रेस की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। हालांकि उससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जवानों के खून की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उस चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 28 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर हुए हमले को ही हथियार बना लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2001 से एक बार सत्ता की राजनीति में आए तो अब तक कोई चुनाव हारा नहीं, जबकि विपक्ष हर चुनाव में यही कहता रहा कि अगली बार मोदी आएंगे नहीं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो। भारत में सत्ता की राजनीति में अगर किसी एक परिवार का दबदबा सबसे ज्यादा रहा तो वो नेहरू गांधी परिवार का है। 1947 से 1964 तक जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1984 से 1989 तक देश की बागडोर संभाली। accompanied
बल्कि 1984 में राजीव गांधी को 415 सीटों के साथ जैसा प्रचंड बहुमत मिला, वो बहुमत किसी और प्रधानमंत्री को अब तक नसीब नहीं हुआ। उसके बाद कांग्रेस को ये लगने लगा था कि अब उसकी सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होगा, लेकिन बोफोर्स तोप कांड के साए में वीपी सिंह की बगावत ने राजीव गांधी की छवि को ऐसा धक्का पहुंचाया कि कांग्रेस 1989 का चुनाव हार गई। बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में बीजेपी को खड़ा करने के लिए राम रथ यात्रा निकाली थी, और उस राम रथ यात्रा में आडवाणी के रणनीतिकार बने थे नरेंद्र मोदी, जो उन दिनों गुजरात बीजेपी के सचिव थे। मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। राम रथ यात्रा का असर ये हुआ कि 1991 के चुनाव में बीजेपी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और उसके नेता लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता बने। इसके बाद बीजेपी का प्रभाव बढ़ता गया और कांग्रेस लुढ़कती गई। ये बात जरूर है कि 1991 से 1995 तक नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार रही और 2004 से 2014 तक मनमोहन सरकार रही। लेकिन मोदी युग के उदय के साथ 2014 में कांग्रेस की संभावनाओं का सूरज ऐसा डूबा कि अब तक उदित हुआ नहीं। कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है, ये हालत हो गई है। इतना तो सही है कि 1989 के बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन 1998 से 2022 तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद सोनिया गांधी के पास रहा या फिर कुछ समय के लिए राहुल गांधी के पास। शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली प्रवेश के रास्ते में कांग्रेस खड़ी थी। उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, तो वहीं ये साफ हो चुका था कि अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही होंगे। नाम भले उनका आधिकारिक तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन 2014 के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी थे। उसमें बीजेपी से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने शानदार बहुमत हासिल किया और इसके साथ वो धारणा भी टूटी कि अब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल सकता। इसके पीछे अगर मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर अन्ना आंदोलन की अहम भूमिका रही, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के गुजरात मॉडल ने देश के लोगों को लुभाया। तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ सुथरी छवि ने भी लोगों को आकर्षित किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस छवि को लोगों ने सिर माथे से लगा लिया कि इनके लिए अपने परिवार का कोई मतलब नहीं है। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। दुनिया की चकाचौंध से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार एक आम परिवार की तरह ही रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर मोदी चाय की दुकान चलाते थे
और माता हीराबा गृहिणी थी। उनके 5 बेटों में सबसे बड़े सोमभाई मोदी, दूसरे अमृत मोदी, तीसरे नरेंद्र मोदी, चौथे पंकज मोदी, 5वें प्रहलाद मोदी और एक बेटी वासंती बेन है। पीएम मोदी के सबसे बड़े भाई सोमभाई मोदी अपने पैतृक शहर वडनगर में वृद्धाश्रम चलाते हैं। वहीं दूसरे नंबर के भाई अमृत भाई मोदी एक प्राइवेट कंपनी के फिटर पद से रिटायर हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से ठीक छोटे भाई प्रहलाद भाई मोदी सस्ते गल्ले की दुकान चलाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के सबसे छोटे भाई पंकज भाई मोदी गुजरात सूचना विभाग में काम करते थे। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि यहाँ रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होता। हालांकि नेहरू गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के लोग इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बेहद मामूली परिवारों से आने वाले प्रधानमंत्रियों को भी इसी देश ने देखा है। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, I.K. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक एक ये लंबी श्रृंखला है जिनकी ना तो कोई राजनीतिक विरासत थी, ना ही वो किसी संपन्न घर से आते थे। इससे ही पता चल जाता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। अपने परिवार को सत्ता की राजनीति से दूर रखने वाले नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि राजनीति में परिवारवाद देश और समाज के विकास में बाधक है। कांग्रेस और उसके साथियों के पास नीचे से ऊपर तक सिर्फ वंशवाद है, वंशवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर नेहरू गांधी परिवार का वंशवाद रहता है तो भ्रष्टाचार के आरोप भी। 2025 के अप्रैल महीने में तब हंगामा मच गया जब नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। इस मामले में ईडी ने आरोपियों पर 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। इस मामले में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया तो राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2। इन दोनों नेताओं के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन कंपनी, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में लगे आरोपों के कारण प्रधानमंत्री मोदी को नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोलने का सुनहरा मौका मिल गया। देश का फर्स्ट फैमिली जिसको बड़ा बोला जाता था, 4 पीढ़ी से जिन्होंने देश को राज किया है, उनको जमानत पर निकलना पड़े और वो भी पैसों की हेराफेरी में। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। ये जो लड़ाई चल रही है ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में कांग्रेस का चेहरा मूल रूप से राहुल गांधी ही रहे। इस दौरान राहुल गांधी के तेवर बनते बिगड़ते और बदलते रहे। जुलाई 2018 में टीडीपी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ लंबा भाषण दिया। उसमें राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर संगीन आरोपों की झड़ी लगा दी। पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है।
नोटबंदी से लेकर किसानों के सवालों पर राहुल गांधी ने तब मोदी सरकार को घेरा था, लेकिन अंत में वो अपनी सीट से उठे और नरेंद्र मोदी के पास जाकर उनको गले लगा लिया। कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। राहुल गांधी के इस व्यवहार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में हंसी में उड़ा दिया। ये अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि जब वो सदन में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी ली थी। कभी कभी सुनते थे भूकंप आएगा, लेकिन 5 साल का कार्यकाल का पूरा हो रहा है, कोई भूकंप नहीं आया। नरेंद्र मोदी का संसदीय राजनीति में पदार्पण सोनिया गांधी से 2 साल बाद और राहुल गांधी से 3 साल पहले हुआ था। वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जबकि सोनिया गांधी 1999 में पहली बार सांसद बनी और राहुल गांधी 2004 में पहली बार संसद पहुंचे थे। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि तीनों नेताओं की संसदीय राजनीति की शुरुआत करीब करीब एक साथ ही हुई है। मुझे याद है जब मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था, तो वो अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका टेलीफोन आया कि भाई कहाँ हो, तो मैंने उनको कहा मैं स्मशान में हूं, तो हंस पड़े। हालांकि राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तुलना में नरेंद्र मोदी बीजेपी में काफी पहले से सक्रिय थे। उससे पहले करीब 13 साल तक उन्होंने आरएसएस से समाज सेवा और सामाजिक ताने बाने को समझा था, तो 14 साल बीजेपी के संगठन में रहकर पार्टी चलाने के काम को सीखा था। वहीं गुजरात का 13 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने सरकार कैसे चलाई जाती है इसको अच्छे से समझ लिया था। इन 40 वर्षों के अनुभवों ने मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में इतना तजुर्बेकार बना दिया कि वो लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। लेकिन 2 दशक की संसदीय पारी में राहुल गांधी ऐसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। हालांकि तमाम मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश जरूर की। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या विपक्ष के नेता राहुल गांधी, दोनों का जोर लोकतंत्र पर होता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते दुनिया में सम्मान की नजरों से देखा जाता है, लेकिन इस सम्मान पर सवालिया निशान तब लगा था जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी के सवाल पर ही पीएम मोदी के निशाने पर नेहरू गांधी परिवार आ जाता है, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके राज में ये सब हुआ था। इमरजेंसी का भी दौर देखा है, संविधान की किस प्रकार से कुचला गया। नेहरू गांधी परिवार के पास देश पर शासन करने का सबसे ज्यादा अनुभव है। साथ ही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत की विरासत है। लेकिन प्रधानमंत्री इस नहले पर तहला फेंक देते हैं कि उनकी नजरों में तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का उनका भरा पूरा परिवार है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है।
पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ने 3 लोकसभा चुनावों और 48 विधानसभा चुनावों को जोड़कर कुल 51 चुनाव जीते हैं। लेकिन नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस और उसके गठबंधन को सिर्फ 13 चुनावों में ही विजय मिली। 140 करोड़ भारतीयों की भलाई और विकास के नाम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेहरू गांधी परिवार में जंग छिड़ी रहती है। यह विरोध तमाम बुनियादी मुद्दों पर आधारित है और यह विरोध भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का ही सबूत देते हैं।